नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं भरत सलवाड़िया लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आज BSc सेकेंड ईयर की पहली बुक जो आपकी है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी पहली यूनिट जो है आपकी केमिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, जिसमें हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे इनके एटॉमिक नंबर की। दूसरा पॉइंट आपका था इसमें आयनिक एंड जो है एटॉमिक रेडियस। तीसरा पॉइंट था आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर में भी हमने कई पॉइंट डिस्कस किए थे। और उसी ऑक्सीडेशन नंबर में आगे हम चर्चा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, वो है क्या कारण है कि FeOH2 FeOH3 में परिवर्तित हो जाता है, कारण सहित स्पष्ट करो। देखो, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जबकि अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसी में। यही कारण है कि FeOH2 FeOH3 में बदल जाता है। अच्छा, इस पॉइंट से आपको एक चीज ध्यान आई होगी कि हम जब भी लैब में नाइट्रोजन या एलिमेंट टेस्ट लगा रहे होते हैं, वहां पर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो है विलयन लेते हैं और वो हमेशा ताज़ा बना हुआ ही उपयोग करते हैं। तो उसका कारण भी यही है कि वहां पर आपका जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो हमेशा FeOH3 में रखा अगर कई दिनों तक हमने यूज नहीं लिया तो FeOH3 में बदल जाता है। FeOH3 में क्यों बदल जाता है, इसका कारण स्पष्ट है। FeOH2 आपका जो है, इसमें देखो आप पहले तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लो। उसके बाद उसका जुड़ा हुआ हाइड्रोक्साइड आयन है, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन पर चार्ज कितना होता है, -1। तो यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, -2 = 0। इसके एंटाइटी पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ बाहर क्या हो गया, 0। तो ये -2 इधर जाएगा, तो कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, वो है आपका +2। अब हम बात करते हैं Fe+2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो आर्गन 3d6 4s0 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। अब इसमें देखो आप 3d6 जो है ये अपूर्ण पूरित विन्यास है जो अस्थायी होता है। हम जानते हैं कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं तुलनात्मक अपूर्ण पूरित विन्यास के। अब यहाँ बात करते हैं हम FeOH3 की। तो FeOH3 में Fe आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए आप, आर्गन 3d5 4s0। 3d5 उपकोष की आप यहाँ बात करो, देखो अर्धपूरित विन्यास है जो कि स्थायी होगा या अधिक स्थायी होगा तुलनात्मक किसके, 3d6 की तुलना में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका वो आता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है Mn+3 व कॉपर +2 Mn+2 व कॉपर +1 की तुलना में कम स्थायी होता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, Mn+3 आयन Mn+2 की तुलना में कम स्थायी होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कॉपर +2 आयन कॉपर +1 की तुलना में कम स्थायी होता है। ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ बात करते हैं हम, क्योंकि Mn+2 व कॉपर +2 का विन्यास क्रमशः 3d5 और 3d10 होता है, जो कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण अधिक स्थायी होता है। यही कारण है कि Mn+3 व कॉपर +2 अधिक ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि यह दूसरे का ऑक्सीकरण करके स्वयं स्थायी Mn+2 व कॉपर +1 में परिवर्तित हो जाते हैं। जरा हम बात कर लेते हैं इसको यहाँ पर समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। आपका मैग्नीज जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सामान्य अवस्था में 3d5 4s2। अब इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी इसमें प्लस चार्ज 2 आएगा, और Mn+2 चार्ज जो आने के बाद भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचता है वो है आर्गन 3d5 4s0। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3d5 अर्धपूरित विन्यास है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि हम बात करें Mn+3 की, तो Mn+3 का विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d4 4s0, जो कि अपूर्ण पूरित विन्यास है जो कि कम स्थायी अर्थात अस्थायी होता है। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर कॉपर की। तो कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है सामान्य अवस्था में, बिना कोई चार्ज के। यदि हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा, कॉपर +1। इसका विन्यास क्या होगा,
3D10 जो कि पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास होता है। और यदि हम बात करते हैं कॉपर +2 की, तो यहाँ पर देखिए आप आर्गन 3D940 इसका विन्यास होता है जो कि अस्थायी विन्यास है, अर्थात यहाँ पर अपूर्ण पूरित विन्यास है। देखो यहाँ हम बात करते हैं, इसको डायग्रामेटिक तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। Mn+3 और कॉपर +2। Mn+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 3D4, राइट। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D9। यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जोड़ते ही आपका जो विन्यास होगा क्या होगा, 3D5। और 3D5 होते आपका जो है Mn+3 से किसमें बदल जाएगा, Mn+2 में। और Mn+2 का जो विन्यास है वो अर्धपूरित विन्यास है जो कि है स्थायी होता है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यदि हम बात करते हैं 3D9 या कॉपर +2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने की, तो आपका विन्यास होता है 3D10 कॉपर +1 का, जो पूर्ण पूरित विन्यास है। और हम जानते हैं कि पूर्ण पूरित विन्यास हमेशा स्थायी विन्यास होता है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है आपका, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जल अपघटित नहीं होता जबकि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जल अपघटित हो जाता है, व्हाई? तो इसका कारण स्पष्ट है, नीचे देखिए आप। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनों के जल अपघटित होने की प्रवृत्ति कम होती है जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जल अपघटित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही कारण है कि टाइटेनियम +3 जल अपघटित नहीं होता है जबकि टाइटेनियम +4 जल अपघटित हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए आप इसी में, टाइटेनियम +4 के पास रिक्त डी कक्षक व उच्च आवेश घनत्व होता है, अतः यह जल अपघटित आसानी से हो जाता है। यहां बात करते हैं, देखो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के हम 4 मॉलिक्यूल H2O से अभी क्रिया करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में 4 HCl के मॉलिक्यूल निकलेंगे यहां से और टाइटेनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड बनेगा। ये टाइटेनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड पुनः जल के 2 मॉलिक्यूल रिमूव करके टाइटेनियम डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो कि स्थायी उत्पाद होता है, क्योंकि हम जानते हैं टाइटेनियम +4 अवस्था में स्थायी होता है। जरा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो टाइटेनियम इसकी मैकेनिज्म जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसकी चर्चा कर लेते हैं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और 4 मॉलिक्यूल जल के हैं, यहाँ से 4 मॉलिक्यूल H+ देंगे और यहाँ Cl- देंगे, तो H+ और Cl- मिलके 4 HCl के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, तो आपका क्या बनेगा, टाइटेनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड। ये टाइटेनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड पुनः 2 जल के अणु रिमूव करके टाइटेनियम डाइऑक्साइड का निर्माण करता है जिसपे 2- चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ से यदि आपका H जा रहा है और यहाँ से H जा रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस टाइटेनियम को यहाँ देकर अपना स्थायी प्रोडक्ट बनाता है TiO2, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं एवं क्रोमियम डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? कारण सहित स्पष्ट करो। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक बनते हैं जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, जबकि मध्यवर्ती अवस्था में उभयधर्मी यौगिकों का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। यह हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगला पॉइंट आप इसमें देखिए, आपका जो है वो है टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड में सभी धातुएं +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, अतः यह सभी ऑक्साइड आयनिक प्रकृति के होते हैं और जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। इस प्रकार जल में OH आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और विलयन आपका क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। जरा देखिए यहाँ पर कैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड जो है किस प्रकार से विघटित होता है, टाइटेनियम +2 O2- में टूटता है और यहाँ पर ये O2- पुनः H+ से क्रिया करके OH- का निर्माण करता है और OH- की सांद्रता यदि विलयन में बढ़ेगी तो आपका विलयन क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, अतः यह सहसंयोजक प्रकृति का होता है, अर्थात सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय होते हैं। और इस चीज को हम फायंस के नियम के अनुसार समझ सकते हैं, जो भी हम फर्स्ट ईयर की क्लास में
डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट है आपका मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड क्रमशः क्षारीय, उभयधर्मी, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? इसका कारण है MnO में, मैग्नीज ऑक्साइड में Mn+2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जबकि MnO3 में Mn+6 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक बनते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में धनायन ऋणायन का ध्रुवण कर देता है। ये भी आप फाइनेंस के रूल से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn+4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, अतः यह आयनिक व सहसंयोजी दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। कई प्रकार के आयन असमानुपातन की क्रिया दर्शाते हैं। इन क्रियाओं में ऐसी अवस्थाएं एक ही समय में अपने से कम व अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं या एक ही समय में एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। हम इसे एक सिंपल सा उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए Mn+3 जो एक्वा सॉल्यूशन में है, ये एक्वा सॉल्यूशन में क्रिया करके MnO2 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस आपका जो दूसरा कंपाउंड का बनेगा वो है Mn+2 जो एक्वा सॉल्यूशन में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस रिएक्शन में Mn जो एक्वा सॉल्यूशन में इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है और MnO2 के सॉलिड अवस्था में इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था है और Mn+2 में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ही रिएक्शन में मैग्नीज की +3, +4, +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अतः Mn+3 असमानुपातन की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ उनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं, जिससे उनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण भी बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, जब किसी अभिक्रिया में एक ही स्पीशीज का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है तो ऐसी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती है। संक्रमण धातुएं कुछ लिगेंडों के साथ शून्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती है, जैसे कार्बोनिल लिगेंड के साथ धातु आयन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि इन लिगेंडों के साथ धातु आयन पश्च बंधन का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, जैसे आप NiCO4 का उदाहरण ले लो, निकिल टेट्रा कार्बोनिल का, तो इसमें देखो आप एक निकिल के साथ एक कार्बोनिल की बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है कि कार्बोनिल जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो निकिल के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके एक सिग्मा बंध बनाता है। साथ में इसके फुली फिल्ड जो डी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ से ये अपने चार्ज को वापस से इसके रिक्त पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। इसके रिक्त पी ऑर्बिटल में चार्ज को ट्रांसफर कर देता है यहाँ पर। तो इसे हम डी पाई पी पाई बंध के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बैक बॉन्ड भी कहते हैं। इसी कारण से इनके जो चार्ज हैं वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके बाद इसी क्रम में आगे जो आपका टॉपिक आएगा वो है इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चंस आपका है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।